प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी दहेज की आग का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। 7 वचन और अग्नि को साक्षी मानकर जिस तरह 7 फेरे लिए जाते हैं और जिस तरह एक बाप अपनी जान से प्यारी नाजों से पली बेटी को सिर्फ ब्याह बंधन के नाम पर एक अनजान अजनबी के हवाले कर देता है और बेटी अपने माँ बाप की मर्जी के आगे अपना सर झुकाकर इस विश्वास पर अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है कि उसे वहां राम जैसा पति मिलेगा, ससुर के रूप में पिता और सास के रूप में एक माँ मिलेगी और उसे वहां वो सब मिलेगा जो उसे मायके में मिलता था। लेकिन वहां एक दुल्हन को क्या मिलता है? बस इतना ही सामान लेकर आई हो? अरे ये क्या कम है? पहली बार के लिए इतना काफी है। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। अरे जो इससे पहले बहू लेकर आए थे वो तो पहली बार में ही इससे दुगना माल लेकर आई थी। कम से कम 6-7 लाख का सामान था। अरे हाँ, ये शादी की गहमा गहमी में मैं पुरानी बातें सब भूल गया। अब क्या करे संतोष? करना क्या है, जरा बलीराम को तो बुलाओ। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। अरे इस वक्त तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने कमरे में होगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे बुलाओ। जो बहू इतना मामूली दहेज लेकर आती है वो ससुराल में अपनी पहली रात अपने पति के साथ नहीं बल्कि अकेली, बिल्कुल अकेली काटती है। क्या? हाँ, और अब खड़े खड़े यही बातें करते रहोगे या जाओगे भी? जाओ। ये क्या पूर्णिमा, तुम रो रही हो? ये रोने धोने के रिवाज बहुत पुराने हो गए, अब रोना बंद करो। और वैसे भी अब तुम अपने मायके में नहीं, ससुराल में हो, और रोने धोने के लिए सारी उम्र तो पड़ी ही है हमारे पास। अब अपना ये प्यारा सा चेहरा मुझे दिखा दो। बलिराम! बलिराम! मैं अभी आया। बलिराम! बलिराम! बेटा बलिराम! जी आप? जरा आना मेरे साथ। जी। क्या हुआ माँ? क्या बात है? अरे बेटा, ये बहू का बाप निहाल चंद तो बड़ा ही काइया निकला। अरे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था लेकिन हवाई जहाज दिखाकर ये साइकिल पकड़ा दी। हाँ माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेन देन की बात तो आपको करनी थी ना। अब उसे कितना निचोड़ना है इस बात का फैसला आप लोग करें। तू भी सच कह रहा है बेटा, लेकिन इस बार हम ये खेल किसी दूसरे तरीके से खेलेंगे। हाँ बेटे, अब की बार ये खेल हम किसी अलग ढंग से खेलेंगे। तू मेरी बात सुन।
हाँ माँ, मैं समझ गया। यानी अब मुझे उसे मायके भेजना होगा। गायत्री, बेटी की शादी हो गई, एक बड़ी चिंता, बड़ा बोझ उतर गया। अब चैन आया है मन को। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कभी कभी ऐसा लगता है हमने अपनी बेटी के साथ बड़ा अन्याय किया है, बड़ी ज्यादती की है हमने उसके साथ। अरे ये क्या कह रही हो गायत्री? क्या ज्यादती की हमने उसके साथ? जिस तरह से पूर्णिमा को रमेश पसंद था और रमेश भी पूर्णिमा को पसंद करता था, कितना अच्छा होता हम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर देते। मैं माँ हूँ, अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे आज भी पूर्णिमा की वो सारी बातें याद आ रही हैं। पिताजी, पिताजी, मैं रमेश को अपने साथ लेके आई हूँ। रमेश, नमस्ते जी। पिताजी, आप अगर एक बार इससे मिल लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेरी पसंद बिल्कुल गलत नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पिताजी। मैं बहुत खुश होंगी इसके साथ। पूर्णिमा, तुम मेरी इज्जत बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? तुम्हारी सगाई हो चुकी है बलीराम के साथ। सगाई हुई है पिताजी, शादी तो नहीं। तोड़ दीजिए ये सगाई। क्या सगाई तोड़ दूं? मेरी एक बात का जवाब दोगी तुम? जब इस रिश्ते की बात चल रही थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? उस समय हिम्मत नहीं जुटा पाई पिताजी, डर लगता था आपसे। और अब हिम्मत जुटा ली तुमने? डर निकल गया तुम्हारे मन से? और क्या कहकर तोड़ूं मैं ये सगाई? कह दूं कि मेरी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसके खानदान के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। और जब लोग मुझसे कहेंगे कि अगर मैं जानता था कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मुझे ये रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी, ये सगाई करने की क्या जरूरत थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? मजाक समझ लिया है तुमने इसे? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये रिश्ता, ये सगाई का बंधन दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बेटी मां बाप के जिगर का टुकड़ा जरूर होती है, लेकिन साथ ही साथ वो मां बाप की नाक भी होती है। नाक कट जाए तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। तुम्हारी शादी उसी घर में होगी, मनसाराम के बेटे बलीराम के साथ। और अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो मैं अपनी जान देने में जरा भी देर नहीं करूंगा। लड़के, अगर तुम्हारी रगों में शरीफ मां बाप का खून दौड़ रहा है तो तुम आज के बाद मेरी बेटी पूर्णिमा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तुम जा सकते हो। पिताजी, पूर्णिमा की मां, मैंने जो कुछ भी किया सोच समझकर और अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर किया। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहां हैं? लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं अच्छे रिश्तों के इंतजार में। और मैंने जहां रिश्ता किया है वहां इतना दहेज दिया है कि वो लोग खुश होंगे। अरे, इस वक्त कौन आया है? मैं देखता हूं। अरे पूर्णिमा बेटी, तुम? दामाजी कहाँ हैं? मैं अंदर आ जाऊं? आजा बेटी, आजा आजा। माँ, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, ठीक ही है। लेकिन बेटी, तू अकेली कैसे चली आई? वो पिताजी, ओह, सब ठीक है ना बेटी? हाँ माँ। हेलो भाई साहब, मैं आपका समधी मनसाराम बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या बात है भाई साहब, सब कुशल मंगल तो है ना? वो तो सब पता नहीं, मगर
मैं आपको बताऊं कैसे। बात क्या है भाई साहब? वो क्या है, हमारी बहू घर पर नहीं है। न जाने किसी को बिना बताए कहाँ चली गई है वो। हम सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ। वो बात ऐसी है भाई साहब के वो अभी अभी यहाँ आई है। अच्छा अच्छा, वो आपके घर आई है? हाँ भाई साहब, अभी अभी आई है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर भाई साहब। हमारे सर से चिंता का बोझ हल्का हो गया। मगर आप एक बात हमारी बहू से जरूर पूछिएगा। अगर उसे अपने मायके जाना था तो हमसे बताकर जाती। हम उसे मना तो नहीं करते ना। तो क्या वो आपको बिना बताए यहाँ चली आई है? हाँ भाई साहब, और उसके जाने के बाद अब हम सब लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए हैं। भाई साहब, मैंने ये सोचकर आपको फोन किया कि वो आपकी इकलौती बेटी है और अपने मायके के अलावा कहाँ जाएगी वो। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। मैं बलीराम को भेज दूंगा उसे लाने के लिए। अच्छा, रखता हूँ फोन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सुनिए जी, गुस्से में तो आपने मेरी एक बात नहीं मानी और पूर्णिमा की शादी उस घर में कर दी। और आज जिन हालात में वो यहाँ आई है। गायत्री, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम उससे जरूर पूछो उससे कि वो ससुराल में किसी को कुछ बिना बताए यहाँ कैसे चली आई। लेकिन पूर्णिमा तो कुछ और ही बता रही है। वो बता रही है कि दामाद जी अपने पिताजी से अलग होकर कोई कारोबार करना चाहते हैं। कुछ रुपया तो उनके पास है और बाकी मदद वो हमसे चाहते हैं। ये झूठ है गायत्री, ये सच नहीं है। पिताजी, यही सच है। ये सच हो ही नहीं सकता। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई हो। लेकिन पिताजी, यहाँ तक तो आपके दामाद ही मुझे छोड़कर गए हैं। क्या? हाँ, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। बेटी, मुझे सच सच बताओ, कहीं कोई और बात तो नहीं है? और बात क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक रमेश को भूल नहीं पाई? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उसी दिन उसे मिलना जुलना बंद कर दिया था जिस दिन आपने जान देने की धमकी दी थी। कितने लाड़ प्यार से पाला है आपने मुझे। आपके विश्वास को मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ? और पिताजी, अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मैं शादी से पहले भी कर सकती थी और आप मुझे रोक नहीं सकते थे क्योंकि मैं बालिग हूं। छी, ये आप किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं बेटी पर? गायत्री, अब मैं किसकी बात सच मानूं? जो ये कह रही है अगर वो सच होता तो इसके ससुर की बातों से मुझे उसकी भनक जरूर मिल जाती। तुम्हें अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है? मुझे तो इसकी एक एक बात सच लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमसे बेटी की आड़ में पैसा खींचने की ये एक चाल है उनकी। नहीं गायत्री, कमीने से कमीना और लालची से लालची आदमी भी इतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलता। मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। पिताजी, आप मेरी बात माने या ना माने, मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी। क्योंकि जिस तरह से आपके दामाद ने मुझे बातें बताई हैं, जिस तरह से इन लोगों का पिछले हफ्ते से बर्ताव रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि मेरे ससुर में और मेरे पति में बनती नहीं है। मैं उस घर में नहीं हूं पिताजी। मेरी तो मजबूरी यह है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे इस बात का शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मुझे इस घर से विदा किया था। कोई भी बाप अपने बेटे को उस समय नहीं बुलाता जिस समय वो अपनी पत्नी के साथ हो और जो सुहाग की सेज पर बैठी हो। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, जिस समय मैंने अपने पति के साथ अग्नि के फेरे लिए, उसी समय उसी अग्नि में रमेश की सारी यादें मैंने जला दी।
आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तेरी चिंता सही है तो तेरे पिता मदद जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तू परेशान मत हो। चल, तू पहले कुछ खा ले। चल। माँ, माँ, क्या है? ठीक है, ठीक है। माँ जी, वो मैं अपने मायके आपकी इजाजत लेकर ही गई थी, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि क्या मतलब? मैंने कुछ कहा तेरे पिताजी से? आपने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी ने फोन करके इसके पिताजी को बोला। नहीं बेटा, यहाँ से किसी ने कोई फोन नहीं किया। अब समधी जी अपनी बेटी से ये सब क्यों कह रहे हैं, ये तो भगवान जाने या समधी जी जाने। माँ, सब जानते हैं कि बाबूजी और मेरी नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे ससुराल में ऐसे फोन करें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबूजी ऐसा करेंगे। अरे मैंने कहा ना, यहाँ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब समधी जी और तेरी बीवी तेरे और तेरे बाबूजी के झगड़े को बढ़ाकर तुझे हमसे अलग करना चाहते हैं तो और बात है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्णिमा, तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है। पूर्णिमा, माँ की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। ठीक है, नहीं मानूंगी। अच्छा एक बात बताओ, जो काम मैंने कहा था वो हुआ? हाँ, सूटकेस में है। सुनो, माँ जी और बाबूजी लाख नाराज हो, लेकिन आपका उनसे अलग होने की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। पूर्णिमा, तुम बाबूजी को नहीं जानती, मैं जानता हूं। ये तो पिताजी ने हम पर विश्वास करके पैसे भिजवा दिए, और अब जो कदम मैंने उठाया है मैं उसे पीछे नहीं हटाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि कितने पैसे लाई हो? 50,000। 50,000? हाँ, शादी में बहुत खर्चा हुआ था। पिताजी का हाथ भी बहुत तंग था। ये रकम भी उन्होंने कर्ज लेकर दी है। पूर्णिमा, तुम्हारे बाबूजी कितने अच्छे हैं। तुम्हें 50,000 रुपए दिए और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये अलग बात है कि 50,000 से मेरा कुछ नहीं होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से 2-3 लाख रुपए का और इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके काम शुरू होगा। पर तुमने जो मेरे लिए किया वो हर लड़की नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो बस, सच कहूं पूर्णिमा, तुम बहुत अच्छी हो, सच। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद बलीराम और उसके माता पिता की नजर किसकी बेटी पर है और उस लड़की का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर, पूर्णिमा के बाद बलीराम और उसके माता पिता की नजर किसकी बेटी पर है और उस लड़की का नाम क्या है? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 18 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें मिलेगा डाबर